अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज दूसरा जो हमारा पार्ट है फिजियोलॉजी सेल का, वो है ऑर्गेनेली इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अब साइटोप्लाज्म तो सेल का एक स्ट्रक्चर है ना, सेल का जो है वो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। अब हम फर्दर देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म जो एक ऑर्गेनेलीज जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज जो कि स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज जो हैं इसका मतलब ही स्मॉल ऑर्गन है। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होती हैं और कुछ जो होती हैं वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बगैर होती हैं। अब जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ होती हैं वो कौन सी होती हैं और जो विदाउट होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हम देखते हैं आगे। अब इसकी हमने इतनी ज़्यादा डीप हमने स्टडी नहीं करनी क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। ये भी एक साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेली। अभी ये जो जितनी भी सारी हैं यहाँ पर, ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ हैं। ये सारी लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ हैं। सिर्फ इसमें जो हमारे पास साइटोस्केलेटन और राइबोसोम है ना, ये विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन हैं। ठीक है जी। अब हमने देख लेना है कि इनके फंक्शंस क्या हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसने क्या काम करना है। इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है और इसने वॉर्न आउट जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको डिग्रेड करवा देना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है कि इसने लिपिड की और स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस करवानी है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इसने रोल प्ले करना है। और गोल्जी प्रेटस का क्या काम है। गोल्जी प्रेटस ने जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं इनकी डिलीवरी का, लेबलिंग का, पैकिंग और प्रोसेसिंग, ये सारा काम जो है वो गोल्जी प्रेटस देख रहा होता है। जो लाइसोसोम्स हैं इन्होंने क्या करना है, ये मैक्रो मोलिक्यूल की डिग्रेडेशन करते हैं। अपोप्टोसिस वगैरह में जो है ये नेक्रोसिस वगैरह इन सब चीज़ों में जो है लाइसोसोम मैक्रो मोलिक्यूल्स को डिग्रेड कर लेते हैं। जो फॉरीन पार्टिकल वगैरह होते हैं उनको अंदर आने से, सेल के अंदर आने से रोकते हैं और अगर आ भी जाते हैं तो उनको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद पेरोक्सिसोम है। इसने क्या कराना है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक्सेलरेशन करानी है, प्यूरिन से यूरिक एसिड की डिग्रेडेशन करानी है, माइलिन की फॉर्मेशन करवानी है और बाइल एसिड की फॉर्मेशन करवाने में ये अहम रोल प्ले करती है। सेंट्रोसोम जो है इसने क्रोमोसोम की मूवमेंट करवानी है। कब करानी है? सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है और अपोप्टोसिस इनिशिएट करवाता है। अपोप्टोसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है सेल का। फॉर एग्जांपल सेल एजिंग हम कह लें। जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है, वो सेल से बाहर निकलता है अपोप्टोसिस के थ्रू। लाइसोसोम उनको आकर इनगल्फ कर लेते हैं। ये भी खैर एक पूरा प्रोसेस है, इसको भी हम स्टडी करेंगे बाद में। उसके बाद हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। फिर जो है हमारे पास आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ने क्या करना है, इसने सेल की जो शेप की डिटर्मिनेशन है ना वो करनी है, या इसने सेल शेप को स्टेबल करना है। सेलुलर मूवमेंट इसने देखनी है। अब न्यूक्लियस के बहुत सारे काम हैं। न्यूक्लियस ने क्या करना है, इसने जो है सेल की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको इसने कंट्रोल करना है। इसने जो साथ जो है आरएनए की सिंथेसिस करवानी है और साथ ही साथ इसने क्या करवाना है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करना है। इसने हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को जीन में जो है वो स्टोर करना है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बगैर ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन सी हैं। राइबोसोम है और हमारे पास साइटोस्केलेटन है। इनका हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, हम इनको इतना डीप स्टडी नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है एक प्रोमिनेंट और लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली है। ये जो है वो सेल में पाई जाती है, सेल में पाई जा रही होती है सिवाय रेड ब्लड सेल के। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है जी। सॉरी। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल में नहीं होता। कौन से सेल में नहीं होता? रेड ब्लड सेल में नहीं होता। ये एक एमसीक्यू हो सकता है। अब जो सेल न्यूक्लियस के साथ होते हैं, मतलब न्यूक्लियस उनमें पाया जाता है, तो वो यूकेरियोट्स होते हैं।
जो सेल के न्यूक्लियस के बगैर होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस, बहुत से सेल्स होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है, बहुत से सेल्स होते हैं उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस और मल्टी। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, इसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मेजर कंपोनेंट जो है इसमें न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन और न्यूक्लियस आ जाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये इसको हम देख लेंगे कि ये डबल लेयर होती है और पोरस इस नेचर होती है, ठीक है। इसकी नेचर जो है वो पोरस होती है कि क्या करती है कि न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसने क्या करना है, न्यूक्लियोप्लाज्म को कम्युनिकेट करवाना है साइटोप्लाज्म के साथ। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है ये कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। जो स्पेस है टू लेयर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, दो लेयर्स के दरमियान में, वो कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के साथ, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो पोर्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसके थ्रू, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अब जो मटेरियल का एक्सचेंज होना है न्यूक्लियर प्लाज्म के दरमियान और साइटोप्लाज्म के दौरान, वो किसके थ्रू होना है, वो पोर्स के थ्रू होना है, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म जो है ये क्या करता है, ये हाईली विस्कस फ्लूइड होता है डैट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ न्यूक्लियस। ये जो है वो साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बाहर, साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होता है उससे न्यूक्लियर प्लाज्म मिलता जुलता होता है, ये भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है जी। अब न्यूक्लियर प्लाज्म जो होता है इसके अंदर जो है वो डेंस फिब्रिलर नेटवर्क होता है प्रोटीन का, जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स ने क्या करना है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना है क्रोमैटिन की ऑर्गेनाइजिंग के लिए। सोल्यूबल लिक्विड पार्ट जो होगा न्यूक्लियर प्लाज्म का, वो उसको हम न्यूक्लियर हाइलो प्लाज्म भी कहेंगे। अब क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन जो है वो एक थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल से बनता है। अब डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लार्ज मॉलिक्यूल से बनता है। डीएनए जो है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन के साथ। अब वो प्रोटीन जो है उसको हम हिस्टोन भी कहते हैं। अब उसके बाद हम क्रोमोसोम की तरफ आ जाते हैं। क्रोमोसोम जो है एक रोड शेप न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है डैट कैरीज कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रोमोसोम जो है ये सिंगल डीएनए से बनता है जो कि कोइल्ड होता है हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ। हर डीएनए के अंदर जो है बहुत सारी जीन्स होती हैं। नॉर्मली क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस में माइक्रोस्कोप के नीचे हम नहीं देख सकते, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम जो है माइक्रोस्कोप में देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है उसने बहुत टाइटली जकड़ा हुआ होता है, पकड़ा हुआ होता है सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स को, विच में क्रोमोसोम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो जिसकी वजह से हम सेल डिवीजन को देख सकते हैं। सेल डिवीजन के दौरान हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है हिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स।